तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है एंड द वीडियो इज अबाउट फॉरेक्स रिजर्व्स। हमने अपने पहले भी चैप्टर्स में इसका बहुत जिक्र सुना है। इस क्लास में हम लोग कंप्लीटली जानेंगे कि आखिर फॉरेक्स रिजर्व्स होता क्या है और इसमें क्या-क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास बीओपी वाले में देखा था कि जब भी किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता है तो उसका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। उसी तरह अगर किसी भी कंट्री का बीओपी डेफिसिट में रहता है तो उसका फॉरेक्स रिजर्व भी घटता है। तो हम लोग देख सकते हैं जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आखिर ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? हम लोग में से बहुत लोग को ये लगेगा कि जितने भी फॉरेन करेंसीज हमारे सेंट्रल बैंक जो होल्ड करके रखती है अपने पास, वही हमारा फॉरेक्स रिजर्व होता होगा। दैट इज टोटल फॉरेन करेंसीज हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। बट ऐसा केस नहीं है। इस चीज को हम फॉरेक्स रिजर्व नहीं बोलते हैं, बल्कि फॉरेन करेंसी रिजर्व बोलते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व इज नॉट इक्वल टू फॉरेन करेंसी रिजर्व, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व में एक से ज्यादा यूनिट की चीजें होती हैं। इसमें ये फॉरेन करेंसी इसका एक पार्ट तो होता है, बट इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि गोल्ड रिजर्व्स, एसडीआर दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड आरटीपी दैट इज रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो आखिर ये सारी चीज होती क्या है, इसे हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। बट सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये फॉरेक्स रिजर्व का जरूरत क्या पड़ता है, इसलिए किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक अपना फॉरेक्स रिजर्व हेल्ड करती है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू मैनेज इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। किसी भी कंट्री के जितने भी पेमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं, चाहे वो इंपोर्ट के लिए हो, एक्सपोर्ट के लिए हो या लोन्स के लिए हो, उन सारे को पे करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रांजैक्शन होना है, उसके करेंसी में ही हम लोग उसको पे करेंगे। और इसके कारण हमारा खुद का एक फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, जिसमें ये सारे जगह के करेंसी हो, गोल्ड रिजर्व्स हो, ताकि हम अपने जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसे फुलफिल कर सकें। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या-क्या होता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व, गोल्ड रिजर्व्स, एसडीआर और आरटीपी। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चंस फ्रेम किया जा चुका है फॉरेन रिजर्व्स के आसपास से कि इनमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ फॉरेन एक्स रिजर्व। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक-एक करके देखेंगे कि आखिर ये सारे होते क्या हैं। तो द फर्स्ट वन दैट इज फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, जितना भी फॉरेन करेंसी हमारी आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री की होल्ड करके रखती है, उसे ही हम फॉरेन करेंसी रिजर्व बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमारे सेंट्रल बैंक के पास ये पैसे आते कहाँ से हैं, ये करेंसी आती कहाँ से है? तो इसे हम लोग देखेंगे मनी इन और मनी आउट के थ्रू। और मनी इन का मतलब क्या हुआ, जो पैसे हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से, ये करेंसी आएगी कहाँ से? तो सबसे पहला तो हो जाता है हमारा एक्सपोर्ट्स। हम लोग कोई भी सामान अगर एक्सपोर्ट करते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो उस कंट्री की करेंसी हमारे पास आती है। लेट सपोज हमने कुछ मसाले बेचे यूएस में, तो कुछ यूएस डॉलर्स हमारे पास आए। उसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है बाहर से, अगर कोई यूएस का, यूके का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो करेंसी आएगी, वो आएगी हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व में। फिर हमें बहुत सारे कंट्रीज से लोन्स और एड्स मिलता है, तो वो भी हमें उनके खुद के करेंसी में ही मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि अभी कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं और वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कुछ पैसे भेजते हैं, जिसे कि हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो वो भी जो पेमेंट होता है हमें फॉरेन करेंसी में ही मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास मनी आती है, फॉरेन करेंसी आती है हमारे सेंट्रल बैंक के पास। अब उसी तरह कुछ पैसे हमारे यहाँ से बाहर भी जाते हैं, दैट इज मनी आउट। और ये कैसे कैसे जाता है? तो जस्ट इसका उल्टा, जैसे एक्सपोर्ट्स में हमारे पास फॉरेन करेंसी आती थी, तो अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसे जाएंगे बाहर। उसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ से लोग दूसरे जगह कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में कर रहे हैं, फिर जितने भी लोन के रिपेमेंट्स हैं, जैसे कि हमने यूएस डॉलर में लोन लिया था $100 मिलियन, तो उसको जब पे भी करना होगा तो $100 मिलियन में ही करना होगा। उसी तरीके से कैपिटल फ्लाइट क्या होता है? बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मौका मिलने पे हमारे यहाँ से अपना पैसा निकाल के वापस से दूसरे कंट्रीज में लगा देते हैं। और ये कैपिटल को निकाल के दूसरी जगह ले जाना, इसे ही हम लोग कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। तो उस सिनेरियो में भी क्या होगा,
वो हमारे यहाँ से पैसा निकालेंगे तो स्टॉक मार्केट में रुपीज में, बट उसे कन्वर्ट करके वो बाहर लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा मनी आउट होगा। तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम से ही हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता या घटता है। तो ये तो हो गया फॉरेन करेंसी रिजर्व। अब नेक्स्ट है हमारा गोल्ड रिजर्व्स। तो आप में से बहुत को ये लगता हो कि गोल्ड रिजर्व्स क्या है और इसका क्यों जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इट्स गोल्ड रिजर्व। जितना भी गोल्ड हमारे आरबीआई के पास है उसके रिजर्व में, वही है हमारा गोल्ड रिजर्व। अब बात यह है कि इसे हम लोग क्यों यूज करते हैं अपने फॉरेन रिजर्व्स में। ये इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकली गोल्ड को कंसीडर किया गया है कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, और इसी कारण से हर एक कंट्री इसको होल्ड करती है और अपने फॉरेन रिजर्व्स का पार्ट बनाती है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसे लिक्विड बनाया जा सकता है, इजीली बनाया जा सकता है, आप उसको सेल और परचेज कर सकते हैं। हाँ, वो पूरा का पूरा करेंसी रिजर्व जितना लिक्विड तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल गोल्ड का यूज करके हम लोग अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा तो कर सकते हैं। क्योंकि जो सामने वाली कंट्री है वो एक्सेप्ट तो करेगी ही गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू वो भी करती है, गोल्ड का वैल्यू हम भी करते हैं, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज करती है। और ये हिस्टोरिकली चला आ रहा है, तो इसी कारण से गोल्ड रिजर्व्स भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व का एक पार्ट बनाता है। हाँ, हालांकि ये बात है कि इट इज नॉट एज लिक्विड एज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा एसडीआर, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसमें काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि आखिर एसडीआर होता क्या है। बट एसडीआर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर आईएमएफ क्या है। तो आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट वर्क्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ इट्स 191 मेंबर। टोटल 191 मेंबर है आईएमएफ के, और इसका मेन काम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और मॉनेटरी कॉपरेशन प्रोवाइड करना अपने सारे मेंबर कंट्रीज को। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी कॉपरेशन प्रोवाइड करने के लिए आईएमएफ के पास भी कुछ एसेट्स होना चाहिए, उसके पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तो आईएमएफ के पास भी होता है एक पूल ऑफ एसेट्स। और अब इस पूल ऑफ एसेट्स में पैसे आते कहां से हैं। तो जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं वो इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं इनके इकोनॉमिक पोजीशंस के अनुसार आईएमएफ इनको एक कोटा प्रोवाइड करता है। इसे भी हम डिटेल में समझेंगे अपने आगे आने वाले स्लाइड्स में। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं वो कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं पूल ऑफ एसेट्स में, और इन कंट्रीज के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक पोजीशन के अनुसार आईएमएफ उन्हें कुछ कोटा प्रोवाइड करता है। और इस कोटा के अनुसार ही हर एक कंट्रीज को उनका परसेंटेज ऑफ शेयर देना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है पूल ऑफ एसेट से। मान लेते हैं कि अगर कोई यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है तो उसे ज्यादा परसेंटेज देना होगा, उसका आईएमएफ कोटा ज्यादा होगा। उसी तरीके से अगर हम आयरलैंड की बात करें तो उसका यूएस इतना हाई नहीं होगा। तो हर कंट्री का अलग अलग आईएमएफ कोटा होता है। लेट सपोज जैसे कि इंडिया है, इंडिया अपना पेमेंट कर देती है अपना आईएमएफ कोटा का इन द पूल ऑफ एसेट्स ऑफ आईएमएफ। ओके। तो अब ये आईएमएफ जो कोटा है ये सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड ही नहीं होता है, इस कोटा के साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि सबसे पहला तो हो गया अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेंबर कंट्रीज ऑब्लाइज टू प्रोवाइड टू आईएमएफ, जो कोटा के अनुसार जो पेमेंट इंडिया करेगी इस आईएमएफ के पूल ऑफ एसेट्स में। बट इसके साथ साथ आता है वोटिंग राइट्स भी, कि अगर आईएमएफ के जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें इंडिया का कितना परसेंटेज ऑफ शेयर होगा, वोटिंग राइट्स कितने होंगे। फिर होगा इस मेंबर कंट्री के शेयर ऑफ द एसडीआर एलोकेशन, कि कितना एसडीआर एलोकेट किया जाएगा इंडिया को। फिर है बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर कंट्री, इंडिया कितना बोरो कर सकता है आईएमएफ से जब भी उसको पैसे की नीड हो तब। तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है मेंबर शेयर ऑफ एसडीआर एलोकेशन। तो जो आईएमएफ है वो टाइम टू टाइम हर एक कंट्री को, अपने मेंबर कंट्री को कुछ एसडीआर एलोकेट करता है। और एसडीआर आर अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड एंड एलोकेटेड बाय द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये एसडीआर कोई एक ऐसा फिजिकल एसेट नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक आपने, आप में से बहुत के पास क्रेडिट कार्ड होगा, और उस क्रेडिट कार्ड में कुछ कैशबैक पॉइंट्स होते हैं, जैसे 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। इसका आपको जब भी यूज करना होगा तो आप इस कैशबैक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 100 रुपीज के बराबर हो सकता है,
ये 1000 रुपीज के बराबर हो सकता है। एसडीआर भी कुछ उसी तरीके का एक एसेट है। इट इज अ रिजर्व एसेट और आईएमएफ टाइम टू टाइम हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ ऐसे एसडीआर एलोकेट करते रहती है, ऐसे 20 पॉइंट 30 पॉइंट इस तरीके से एलोकेट करते रहती है। अब इस एलोकेशन का इस्तेमाल करके ये जो मेंबर कंट्री है, ये दो काम कर सकती है। या तो ये पेमेंट कर सकती है अपने आईएमएफ कोटा वाले का, या फिर इसका इस्तेमाल करके वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकती है। क्यों? क्योंकि एसडीआर को एक्सचेंज करके फॉरेन करेंसीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो एसडीआर का वैल्यू होता है वो बेस्ड होता है एक बास्केट ऑफ मेजर इंटरनेशनल करेंसीज के। और ये मेजर इंटरनेशनल करेंसीज कौन-कौन से हैं? यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। तो इन पांचों का नाम आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको क्वेश्चन के तौर पे फ्रेम किया जा सकता है प्रीलिम्स में, और बहुत बार ये पहले भी प्रीवियस ईयर में फ्रेम हो चुका है। तो ये जो एसडीआर होता है, इसका वैल्यू इन पांचों करेंसी के अनुसार ही बेस्ड होता है। इसमें जितना ही फ्लक्चुएशन होगा, एसडीआर के वैल्यू में भी उतना ही फ्लक्चुएशन होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे लेट सपोज कि इंडिया को एलोकेट किया गया है कुछ एसडीआर, उसका वर्थ है $5 बिलियन। दीज एसडीआर रिप्रेजेंट इंडिया क्लेम ऑन द आईएमएफ। ये एसडीआर एलोकेशन क्या है कि इंडिया क्लेम कर सकता है $5 बिलियन का आईएमएफ के पास से, एंड कैन बी यूज टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसीज फ्रॉम अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन एसडीआर ट्रांजेक्शन। और ये जो $5 बिलियन का एसडीआर है, इसको एक्सचेंज करके जितने भी कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, उनसे वो करेंसीज भी परचेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि इंडिया में कुछ सडन शॉर्टेज हो गया फॉरेन करेंसी का, क्योंकि इंपोर्ट पेमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अब क्या करेगी इंडिया? इट विल यूटिलाइज इट्स एसडीआर होल्डिंग्स। अब इंडिया अपने एसडीआर को, जो कि $5 बिलियन का था, वो किसी अनदर कंट्री के साथ एक्सचेंज करेगी, और उसके बदले उसे जो भी फॉरेन करेंसी चाहिए जैसे कि यूरोज, वो रिटर्न में लेगी। तो इस ट्रांजेक्शन से क्या होता है? इस ट्रांजेक्शन से ये होगा कि हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहेगी, और इंडिया अपने सारे इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट्स करता रहेगा, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकेगा। तो हमने देखा किस तरीके से एसडीआर हमारा फॉरेक्स रिजर्व का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। एक बात हमें और नोटिस करना है कि जो एसडीआर्स होते हैं, इट आल्सो सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी यूज्ड इन सर्टेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अमंग सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। बहुत जगह-जगह के जो गवर्नमेंट्स होती हैं और सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनके बीच में ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई का किसी दूसरे कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ अगर कुछ ट्रांजैक्शन होगा, तो वो भी ये एसडीआर में कर सकते हैं, क्योंकि इसे एक यूनिट ऑफ अकाउंट माना गया है और ये एक्सेप्टेबल है। तो ये तो हो गया हमारा एसडीआर, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब हमारा बचता है आरटीपी, द रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो आखिर ये क्या होता है? तो हमने अभी देखा था कि हर एक कंट्री का कुछ आईएमएफ कोटा होता है, और उस कोटा के बेसिस पे ही बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और वोटिंग राइट्स होते हैं उसके पास। इसी में हमने देखा था कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट था, दैट इज बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर कंट्री, कि हर एक मेंबर कंट्री के पास एक बोरोइंग कैपेसिटी होती है, और इसी बोरोइंग कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं आरटीपी। अगर आप इसके टेक्निकलिटीज में जाइएगा तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बट आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर ये आरटीपी होता क्या है और किस तरीके से ये एसडीआर से अलग है। तो जो एसडीआर होता है उसको तो आईएमएफ टाइम टू टाइम एलोकेट करती है, वो जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड का आपका कैशबैक पॉइंट जैसा होता है। बट आरटीपी क्या होता है? किसी भी मेंबर कंट्री का बोरोइंग कैपेसिटी, कि वो कितना पैसे लोन ले सकता है आईएमएफ के थ्रू। अब इसको भी हम लोग अगर एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। लेट सपोज इंडियाज कोटा इन द आईएमएफ इज सेट एट $10 बिलियन। हमारा $10 बिलियन का आईएमएफ कोटा है, इतना हम लोग लोन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया हैज द राइट टू एक्सेस अप टू $10 बिलियन फ्रॉम द आईएमएफ व्हेनेवर इट फेसेस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। कि इंडिया का जब भी बीओपी क्राइसिस होगा, जैसा कि हुआ था 1991 में, तो जब भी बीओपी क्राइसिस होगा तो हम लोग $10 बिलियन ले सकते हैं आईएमएफ से एज अ लोन, क्योंकि हमारा जो आरटीपी का कोटा है वो कितना है? $10 बिलियन का है। बट इसके साथ एक कैच ये भी है कि आरटीपी जब भी कोई कंट्री, मेंबर कंट्री इस्तेमाल करती है, तो उसके साथ आते हैं सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस को उसे फुलफिल करना पड़ता है, और दीज कंडीशंस टिपिकली इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स।
कि अगर आईएमएफ आपको पैसा दे रही है, लोन दे रही है $10 बिलियन, वो साथ में ये भी बोलती है कि क्या रीजन हुआ था कि तुम्हारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तुम्हारे इकोनॉमी को कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। और इसी तरीके के रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में भी हुआ था 1991 में, अगर आपको याद होगा तो। क्यों? क्योंकि हमारा भी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तो हम लोग गए थे आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने हमें आरटीपी यूज करने दिया, हमें पैसे दिए, बट साथ ही साथ हमें ये इंश्योर करवाया कि हमारे कुछ इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों। और इन इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को पूरे के पूरे तरह आईएमएफ रेगुलेट करता है। और इसी कारण से हमारा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। ओके, तो नाउ आई होप कि अब आरटीपी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि हमारा ये फॉरेक्स रिजर्व किस तरीके से बना है, फॉरेन करेंसी रिजर्व, गोल्ड रिजर्व्स, एसटीआर और आरटीपी, और क्यों इन चारों को हमारे फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट कंसीडर किया जाता है। तो इसी के साथ-साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है और साथ ही साथ हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज भी अब कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट अब हमारा आगे का प्लान क्या होगा? तो कुछ 2-3 चैप्टर ऐसे बचे हुए हैं जिनके पीवाईक्यूज़ हमने नहीं किए थे। तो उन 2-3 चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो आने वाले कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।